बट साइमल्टेनियसली इसको ड्रेडेड क्रिमिनल्स के ऊपर भी काम करने को दिया जाता है। तो स्पेशल सेल लिस्ट बनाती है नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से टॉप क्रिमिनल्स हैं, और फिर उन पर काम करना शुरू करती है उनको पकड़ने के लिए। तो उस समय अतीक का नाम आया था, इस पर 1 लाख का रिवार्ड था यूपी पुलिस से, और ये भागा हुआ था, यूपी पुलिस इसको ढूंढ रही थी। तो इस पे भी हमारी एक टीम ने काम शुरू किया। इस टीम में इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा थे, इंस्पेक्टर सुभाष वत्स थे, सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी थे। और जब ये टीम काम करती है तो उसके बारे में पूरी चीज़ खंगालती है आदमी के बारे में, कि जैसे इसके साथी कौन से हैं, किस एफआईआर में किस किस का नाम है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसके कौन फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेशंस कौन कौन से हैं, इसकी आवाज़ कैसी है, दिखता कैसे है, देखने में मतलब आदमी को आप देखो और पहचान में ना आए तो दिखता कैसा है, तो उसकी कोशिश करते हैं सब चीज़ पता करने की। जो इस एक्टिविटी में जो ये कर रहे थे, देन इन्फॉर्मर भी लगाते हैं लोग पूरे। तो अल्टीमेटली इसमें एक इसका जो बहुत क्लोज शूटर था, शार्प शूटर था, उसका फ़ोन नंबर मिला। तो उस पर टेक्निकल सर्वेलेंस शुरू किया गया, और अधिकतर काफ़ी टाइम तक उसमें जो भी बात होती थी वो शार्प शूटर बात कर रहा था, अतीक का उसमें कहीं कनेक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन जो है उसमें अतीक की आवाज़ सुनाई दी, वो किसी से बात कर रहा था और पीतमपुरा में एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की बात कर रहा था। तो इमीडिएटली हमारी टीम जो है तैयार हो गई, और पीतमपुरा में जिस घर का जिक्र हुआ था उस घर को घेर लिया गया। जब ये उस घर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठा ये, तो इमीडिएटली टीम ने इसको चैलेंज किया। विनय त्यागी उसमें आगे थे, उसने पिस्टल निकाला और इसको चैलेंज करते हुए कहा कि भी बाहर निकलो। वेपन हमारी टीम पे इसलिए थे क्योंकि ड्रेडेड क्रिमिनल है, तो पता नहीं वेपन उसके पास हो, तो इसलिए हमेशा जो हमारी स्पेशल सेल की टीम जाती है वो आर्म्ड जाती है। तो जब उसने वेपन लगाया और उसने कहा कि मैं स्पेशल सेल से हूँ, बाहर निकलो, तो टीम के लोग बताते हैं कि उस समय इसकी पतलून गीली हो गई थी। उसके बाद इसको वहाँ से पकड़ के स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया, एंड फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का केस था उनको इन्फॉर्म किया गया, और पुलिस जो है यूपी पुलिस इसको अरेस्ट करके ले गई। आपने सर इंटेरोगेट किया तो उस समय किस तरीके के हाव भाव थे, क्योंकि एक समय माफिया ये वहाँ पर था, और जिस तरीके से जिस केस में वो वांटेड चल रहा था और आप लोगों ने अरेस्ट किया, तो लोगों में डर का भी माहौल होता था उस समय पे कि एक माफिया है, उसको किस तरीके से लोग डरते थे। जब आप इंटेरोगेट कर रहे थे तो क्या हाव भाव अतीक के उस समय पे हुआ करते थे? देखिए, ये जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं इंक्लूडिंग अतीक, जब स्ट्रॉन्ग एजेंसीज उनको पकड़ती हैं तो इनके हाव भाव ढीले हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को इंटरोगेट किया है, इससे भी बड़े क्रिमिनल्स को और टेररिस्ट को इंटरोगेट किया है, लेकिन हाव भाव सबके ढीले हो जाते हैं जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और उसको ढंग से पूछताछ की जाती है, और जब उनके क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, जब उनको बताया जाता है यहाँ आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ आप सच बोल रहे हो। तो अतीक का भी वही हाल था कि मीक था उस समय जो पुलिस इंटरोगेट कर रही थी, एंड जो भी बात पूछी जा रही थी वो बता रहा था। हो सकता है झूठ भी बता रहा हो, वो वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है सब्सिक्वेंटली। सर वेपन, जैसे कि आपने बताया कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, वेपन उसके पास होगा, और उस समय किस तरीके के वेपन्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि करंट समय की बात करें तो तुर्की मेड वेपन अब बहुत चलन में है। हमने मूसेवाला में भी उस तरीके का वेपन देखा, और इस केस में भी जिगाना, जिस पिस्टल का नाम जिगाना बताया जा रहा है। तो क्या रूट होता है सर, कैसे जो भारत में प्रतिबंधित है ये भारत में आ जाती है और बड़े बड़े गैंगस्टर्स क्रिमिनल इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सी कंट्री में ना फ्री फ्लोटिंग वेपन्स होते हैं, जैसे कुछ कंट्री में वार चल रही है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स एक्स्ट्रा हैं। अब ये वेपन्स जो हैं ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं, अच्छी कंट्री से मतलब कंपनी से बने हुए वेपन हैं। अब ये जो है अंडरवर्ल्ड के पास चले जाते हैं, और फिर अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क है वो डिफरेंट रूट से वो इंडिया में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल नेपाल का रूट है, बांग्लादेश का रूट है, एंड इवन समटाइम्स पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, गुजरात से लेके मैं कहूँगा कश्मीर तक जो बॉर्डर है, वहाँ से भी वेपन्स जो हैं इंडिया में आते हैं। म्यांमार बॉर्डर से भी वेपन्स इंडिया में आते हैं इनके पास। और जो स्मगलर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की स्मगलिंग करते हैं, इसमें वेपन्स की भी करते हैं, और
इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। तो इस तरह के जो स्मगलर्स हैं उनका यूज़ करके वेपन्स इंडिया में आ जाते हैं। सर, अतीक को ट्रेस करने के लिए क्या जिस तरीके से फ़ोन इंटरसेप्ट करना या उसकी लोकेशन के बारे में, उसके सबऑर्डिनेट्स के फ़ोन को उनकी लोकेशन ट्रेस करना, उस समय क्या इस तरीके का भी चलन था कि ये खुद फ़ोन यूज़ नहीं करता था, अगर करता था तो डमी सिम खरीदता था? उस समय की चीज़ों के बारे में क्या कुछ बता पाएंगे? नहीं, इसके बारे में तो ये कहूँगा कि फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। खबर यही थी कि अपने साथियों का फ़ोन यूज़ करता है, बात करता है, और इसलिए हमने इसके शार्प शूटर का फ़ोन लगाया था जो उसके क्लोज था कि कभी ना कभी तो इस पे बात करेगा, और जब बात करेगा तो हमारी टीम उसको ट्रेस कर पाएगी और पकड़ पाएगी। लोगों को किस तरीके से सर ये मैनिपुलेट कर लेते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं किसी भी क्रिमिनल्स को, उसकी एज 19 से 20 साल, 21 साल, 22 साल, मैक्सिमम 25 साल, इस एज के लोगों को गैंग में शामिल कराना, किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हो? जब आप इस पूरे केस को इंटेरोगेट कर रहे थे, अतीक को आप लोगों ने इंटेरोगेट किया, क्या कुछ बताया कि किन चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि यूथ को अपने साथ जोड़ पाएँ? ये सबसे पहले तो इनका इम्पैक्ट ऑन द जो एरिया है, इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका इन्फ्लुएंस क्या है। कोई भी क्रिमिनल जब शुरू करता है तो वो बेसिकली उसका है कि मैं लोगों को डराऊं। मर्डर किया, लोग डरेंगे। लैंड ग्रैबिंग की, कोई बोला उसको मारा, उसको हम केवल क्रिमिनल बोलेंगे। लेकिन जब क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ जाए, एक तो होता है क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, उसको पॉलिटिकल शेल्टर है, यहाँ पर खुद ही पॉलिटिक्स में आ गया ये, और पॉलिटिक्स में आने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट मिल गई, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो तो जो ऑफिसर्स पोस्ट होंगे वहाँ पर वो भी अपने हिसाब से करा लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट इनकी शुरू हो जाती है, और यूथ को लगता है अगर हमें कोई काम कराना है तो इसके पास जाओ, और ये आदमी बहुत पावरफुल है, और ये हमें नौकरी भी दिलवा सकता है, ये हमें कुछ काम भी करा सकता है, ये हमें पैसे भी दिलवा सकता है। तो यूथ अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। सर, अतीक शूटआउट में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जिन 3 शूटर्स ने गोली मारी, वो कह रहे हैं कि हम विश्नोई बनना चाहते थे, क्या ये मोटिव हो सकता है या इन्वेस्टिगेशन किसी और पैरेलल पाथ पे भी करने की ज़रूरत है, या कुछ और एंगल्स भी निकल सकते हैं? देखिए, इसमें ये जो एंगल है ये हो सकता है कि वो अपना नाम चमकाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप माफिया को कोई मारेगा तो उसका एकदम से नाम हो जाएगा क्रिमिनल वर्ल्ड में, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने देखा था हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में एक रानी बाग के एरिया में एक मर्डर हुआ था, डबल मर्डर हुआ था। हस्बैंड वाइफ का मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, चेन स्नैचर ने उनकी चेन खींचने की कोशिश की, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन दोनों को मार दिया। ये काफ़ी सेंसेशनल केस हुआ था। तो काफ़ी जगह से पुलिस को फ़ोन आते थे कि हमने मारा है, फिर उसको इंटेरोगेट करते थे, पता लगता था झूठ बोल रहा है। तो कुछ लोग अपना नाम बनाने के लिए करते हैं, दैट्स ए पॉसिबिलिटी। लेकिन और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि जब ये माफिया होते हैं बहुत लोगों को तंग करते हैं, किसी का मर्डर किया, किसी की लैंड ग्रैबिंग की, किसी के साथ और गलत काम किया, तो इनके दुश्मन भी बन जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग दुश्मनी में एक ग्रुप बनाए कि भाई इसको तो हमें मारना ही मारना है, तो एक वो भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। पुलिस इंटरोगेट कर रही है, वो सर्टेनली राइट उस पर पहुंचेगी जो भी इनका रियल मोटिव है।